दोस्तों, जब हम साउथ एशिया के बारे में सोचते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान का जिक्र होता है, पर एक छोटा सा देश जो हिस्ट्री के तूफान में भी अपनी आजादी बरकरार रखा, इसकी बात बहुत ही कम होती है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की। क्या आपको पता है कि ब्रिटिश एम्पायर जो आधी दुनिया में राज किया, वो क्यों नेपाल को नहीं जीत पाया? क्या है उसके झंडे का राज जहाँ सीता माता का जन्म हुआ था? आज हम नेपाल का वो सब कुछ के बारे में जानेंगे जो आपको इतना शॉर्ट टाइम में कहीं नहीं मिलेगा। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं नेपाल का एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। नेपाल का कहानी 2500 साल से भी पुरानी है। शुरुआत में ये कई छोटा छोटा राज्य में बटा हुआ था, जैसे काठमांडू वैली में मल्ला किंग। पर नेपाल को एक नेशन के रूप में जानने के लिए हम लोग को 18वीं सेंचुरी में जाना पड़ेगा। नेपाल की आधुनिक यानी कि मॉडर्न अस्तित्व तब आया जबकि किंग पृथ्वी नारायण शाह, जो गोरखा का रूलर थे, उन्होंने सारे छोटे छोटे पहाड़ी राज्य को मिलाकर एक असली हिंदुस्तान बनाया। उनका विजन था कि नेपाल एक यूनिफाइड नेशन बने। इस यूनिफिकेशन प्रोसेस में उन्होंने कई साल लगाए और 1768 में काठमांडू पर कब्जा करके नेपाल की नींव रखी। अब बात करते हैं ब्रिटिश नेपाल पर क्यों नहीं राज किया। सबसे बड़ा सवाल है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी सारा सब कॉन्टिनेंट को अपना नीचे ला रही थी, तब नेपाल ने अपनी सॉवरेनिटी कैसे बचाई? इसका 3 बड़ा रीजन है। तो पहला रीजन गोरखा वॉरियर्स का ब्रेवरी। 1814 से 1816 में एंग्लो नेपालीस वॉर हुआ। ब्रिटिश फोर्सेस को गोरखा सोल्जर्स की ब्रेवरी और फाइटिंग स्किल्स का सामना करना पड़ा। उन्हें समझ आ गया कि पहाड़ी इलाकों में गोरखाओं को हराना बहुत ही मुश्किल है। आप बात करते हैं दूसरा रीजन, नेपाल का टफ टेरेन के बारे में। नेपाल का माउंटेनस टेरेन नेपाल का बड़ी सेना, कैनन्स और घोड़े वाली सेना के लिए बहुत ही बेकार था। पहाड़ों में युद्ध लड़ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल और कॉस्टली था। अब बात करते हैं तीसरा रीजन, बफर स्टेट। वार के बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में हुई। ब्रिटिश ने नेपाल को पूरी तरह से कोलोनाइज नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने नेपाल को एक चाइना और ब्रिटिश इंडिया के बीच बफर स्टेट के रूप में रहने दिया और बाद में गोरखा सेना को अपना आर्मी में भरना शुरू कर दिया, जिसको हम गोरखा रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। उनके लिए नेपाल को जीतने से ज्यादा फायदा से एक दोस्त बनाकर रखने में था। अब बात करते हैं नेपाल की धर्म, संस्कृति और पवन भूमि के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज ऑफ रिलीजन पॉपुलेशन। अगर इंडिया के बाहर ऐसा कोई देश है जहाँ हिंदुओं का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो वो नेपाल ही है। नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का ब्लेंड है। 2021 सेंसस के अनुसार नेपाल की रिलीजियस डेमोग्राफी ये है। हिंदुइज्म लगभग 81.19%, बुद्धिज्म लगभग 8.21%, इस्लाम लगभग 5.09%। इसके अलावा किरात मुंडम और क्रिश्चियनिटी भी है। नेपाल की आइडेंटिटी हिंदू और बुद्धिस्ट के साथ एकदम यूनिक है। पहले बात करते हैं स्टार्टिंग ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का अस्तित्व नेपाल से जुड़ा है। भगवान बुद्धा सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज नेपाल में है। लुम्बिनी में जन्म होने के बाद भी बुद्धिज्म को पूरा एशिया में फैलाने में इंडियन सम्राट अशोका का बड़ा हाथ था। उनके मिशनरीज नेपाल में आए और इस तरह ये टीचिंग्स देशों का अलग अलग हिस्सों में फैलाए। अब बात करते हैं सीता माता का जन्मभूमि के बारे में। हमारे लिए नेपाल सिर्फ बुद्धा की जन्मभूमि नहीं है, बल्कि सीता माता का भी जन्मभूमि है। रामायण के अनुसार सीता माता की जन्म मिथिला किंगडम की कैपिटल जनकपुर में हुआ था। जनकपुर आज नेपाल की धनुषा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ का जानकी मंदिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। इंडिया और नेपाल सीता राम की इस पवित्र रिश्ते से सदियों से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेपाल का नेशनल फ्लैग का शेप के बारे में। नेपाल के नेशनल फ्लैग दुनिया का सभी देशों का झंडों से अलग है। ये दुनिया का एक लौता फ्लैग है जिसका शेप रेक्टेंगुलर नहीं है। इसमें 2 ट्रायंगुलर पिनेंट्स हैं, जो 2 रॉयल ब्रांचेस को दर्शाते हैं। ये 2 ट्रायंगल्स हिमालय और नेपाल की आजादी को दर्शाते हैं। इसमें सूरज और चंद्रमा का निशान है। इसका मतलब है नेपाल तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक सूरज और चंद्रमा आसमान में है। अब बात करते हैं नेपाल के हाईएस्ट माउंटेन के। नेपाल में 10 सबसे ऊंची चोटियां में से 8 चोटियां नेपाल में या तो उसका बॉर्डर पे है। सबसे ऊपर है माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाली में सगरमाथा कहा जाता है।
इसकी हाइट 8,848.86 मीटर्स है। इसके अलावा यहाँ कंचनजंगा, लोटसे, मकालू, धवलागिरी, अन्नपूर्णा जैसा 8,000 मीटर्स ऊंची जायंट्स है। अब बात करते हैं नेपाल का काठमांडू वुडन टेम्पल के बारे में। काठमांडू का दुर्बा स्क्वायर में एक बहुत ही आइकॉनिक मंदिर था जिसका नाम था कस्ता मंडप। इसका नाम कस्ता यानी ऊंट और मंडप यानी शेल्टर से आया है। पॉपुलर बिलीफ ये है कि ये पूरा मंदिर सिर्फ एक ही बड़ा देवदारू पेड़ से बनाया गया था। ये 2015 का अर्थक्वेक में टूट गया था। इसकी हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस नेपाल के वुड आर्किटेक्चर की शान बताती है। आप लोगों ने कहीं न कहीं कुमारी पूजा के बारे में तो सुना ही होगा। हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। नेपाल की कुमारी पूजा एक बहुत ही पुरानी और पवित्र हिंदू बुद्धिस्ट परंपरा है, जहाँ एक छोटी सी लड़की जीती जागती देवी दुर्गा माँ का रूप मानकर पूजा की जाती है। ये पूजा काठमांडू वैली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इसे डिटेल से समझते हैं। कुमारी शब्द का मतलब होता है कन्या या छोटी लड़की। नेपाल में एक छोटी लड़की को दुर्गा माता का रूप माना जाता है। उसे लिविंग गॉडेस कहा जाता है। लोग उसे आशीर्वाद लेने आते हैं, जैसे कि कोई देवी से आशीर्वाद मिल रहा हो। सबसे मशहूर कुमारी घर काठमांडू का दुर्बा स्क्वायर में है। वह एक रॉयल कुमारी रहती है जिसे लिविंग गॉडेस ऑफ काठमांडू कहा जाता है। अब आपका मन में सवाल उठ सकता है कि कुमारी का चुनाव होता कैसे है। कुमारी को निबड़ बुद्धिस्ट कम्युनिटी से चुना जाता है। 3 से 7 साल की लड़की होती है। उसे चुनने के लिए कुछ पवित्र गुण चुने जाते हैं। शारीरिक सुंदरता और निर्दोष चेहरा, दांत पूरे और साफ, कोई गिरता हुआ ना हो, कोई दाग, चोट या निशान भी ना हो, बहादुर और शांत स्वभाव का हो। उसके बाद उससे पूजा और शुद्धि के बाद उसे देवी तलेजू का रूप मान लिया जाता है। अब आपका मन में सवाल उठ सकता है कि कुमारी का जिंदगी कैसे होती है। तो कुमारी को स्कूल नहीं भेजा जाता था पुराना समय में, लेकिन मॉडर्न टाइम में आप उसके लिए एक प्राइवेट एजुकेशन होती है। उसे बाहर ज्यादा जाना माना होता है क्योंकि उसे पवित्र माना जाता है। हर दिन पूजा और दर्शन होता है। जब उसका पहला पीरियड आता है तो देवी रूप का खत्म माना जाता है और फिर नई कुमारी चुनी जाती है। सबसे ज्यादा त्योहार है इंद्र यात्रा और दर्शन के दौरान। इस दौरान कुमारी रथ यात्रा में बैठी होती है और लोग उसे दर्शन करते हैं। तो हिंदूज के लिए देवी दुर्गा का रूप और बुद्धिस्ट के लिए देवी वज्र देवी या तारा का रूप माना जाता है। दोनों धर्मों को लोग मिलकर इसे नेपाल की धार्मिक एकता का रूप मानते हैं। तो दोस्तों, यह थी नेपाल की कहानी। एक ऐसा देश जिसे कभी कोई जीत नहीं सका, जहाँ से धर्म और शांति का गाथा पूरा एशिया में फैली और जिसका हर पत्थर, हर पहाड़ एक इतिहास के टुकड़े को संभाले बैठे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना। और अगर आप चाहते हैं इंडिया और नेपाल के रिश्ते पर वीडियो बनाऊं और क्या होता अगर नेपाल और इंडिया एक होते, तो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।